सो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना सपोर्ट वेक्टर मशीन एल्गोरिथम क्या है, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं कि किस तरह से इसे क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन प्रॉब्लम्स को टैकल किया जाता है। अब इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एसवीसी और एक होता है एसवीआर। एक्चुअली इसमें जो दो पार्ट्स हैं उसको हम थोड़ा अच्छे से हम देखेंगे, ठीक है, और दोनों पार्ट्स का हम क्या करेंगे, मैथमेटिकल इंट्यूशन भी देखेंगे, ठीक है, और उससे पहले इसका थोड़ा इंट्रो पार्ट भी देख लेते हैं। सो अगर हम बात करें, अगर हम देखें एसवीसी इज मेनली यूज फॉर द क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम एंड एसवीआर इज मेनली यूज फॉर द रिग्रेशन प्रॉब्लम, ठीक है। वो ऑलरेडी हम जानते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन प्रॉब्लम पे होती है, ठीक है। देन थोड़ा और आगे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अगर हम बात करें लॉजिस्टिक रिग्रेशन के केस में, तो हम क्या करते थे, हमारे पास लेट सपोज की दो फीचर्स हैं, ठीक है। इन 2D केस में क्या करते थे, लेट सपोज कि हमारी फर्स्ट कैटेगरी हो गई एंड ये मेरी सेकंड कैटेगरी हो गई, ठीक है। अब इसमें क्या होता था, लॉजिस्टिक रिग्रेशन के केस में हम क्या करते थे, एक बेस्ट फिट लाइन क्रिएट करते थे, ठीक है। एक बेस्ट फिट लाइन क्रिएट करते थे जिससे हम क्लासिफाई कर सके अपने डेटा को, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज को। और इन केस ऑफ 3D, इन 3D के केस में क्या करते हैं, हम एक हाइपर प्लेन क्रिएट करते हैं फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द डेटा, ठीक है। ओके, नाउ अब जो मेन चीज है, अब हम सपोर्ट वेक्टर मशीन के बारे में पढ़ने वाले हैं, और इसमें जो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करने वाले हैं सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर। अब इसमें है क्या, इसको मतलब इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी जानेंगे, ठीक है। इसमें हम करते क्या है, सबसे पहले मेन चीज ये है, इसमें हम करते क्या है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कि मैंने ये एक एसवीसी, ये 2 डायमेंशनल मेरा ये एक मैंने ड्रॉ किया, 2 डायमेंशन मेरा फिगर है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास क्या है, एक्स और वाई करके दो फीचर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये मेरा लेट सपोज ये जो ऑरेंज कलर में है, ये मेरा फर्स्ट कैटेगरी ऑफ डेटा हो गया, ठीक है। डेटा सेट में से फर्स्ट कैटेगरी ऑफ डेटा ये हो गया एंड दिस वन इज सेकंड कैटेगरी ऑफ डेटा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इनको क्लासिफाई करना है, मुझे इनको डिफरेंशिएट मतलब अलग अलग कैटेगरीज में रखना है। तो इन केस ऑफ सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर हम क्या करते हैं, हम एक बेस्ट फिट लाइन तो क्रिएट करेंगे ही। ये हो गई मेरी बेस्ट फिट लाइन, ठीक है। बेस्ट फिट लाइन के साथ साथ हम क्या करते हैं, एक मार्जिनल लाइंस को भी ड्रॉ करते हैं। बेस्ट फिट लाइन के साथ साथ क्या करते हैं, हम मार्जिनल लाइन को भी ड्रॉ करते हैं। अब क्यों करते हैं, जिससे कि हमारा जो डेटा है, हमारे डेटा सेट में जो हमारे कैटेगरीज हैं उनको हम इजीली क्लासिफाई कर सकें, ठीक है। उनको क्या कर सकें, हम इजीली क्लासिफाई कर सकें, ठीक है। ये हमें समझ में आ गया कि हम क्या करते हैं, इसमें मार्जिनल लाइंस को क्रिएट करते हैं विद दैट पैरेलली, बेस्ट फिट लाइन के पैरेलली, ठीक है। और ये जो मार्जिनल लाइंस है, ठीक है, ये जो मार्जिनल लाइन है ये कहाँ से होके जाती है, ये जो सबसे नियरेस्ट डेटा पॉइंट होता है, ठीक है, सबसे नियरेस्ट डेटा पॉइंट उसके नियरेस्ट से जाती है। यहाँ पर देखो ये नियरेस्ट डेटा पॉइंट है, ठीक है। तो हम हमारी जो मार्जिनल लाइन जाएगी वो इसके नियर से जाएगी, ठीक है। इन केस ऑफ अगर इसकी बात करूं तो ये मेरा इधर नियर से जाएगा फाइनली, ठीक है। अब जो नियरेस्ट डेटा पॉइंट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम सपोर्ट वेक्टर, ठीक है। उनको बोलते हैं हम सपोर्ट वेक्टर। एंड ये जो मेरे मार्जिनल लाइंस होती हैं इनको मार्जिनल लाइंस बोलते हैं, और ये मेरी बेस्ट फिट लाइन हो गई, ठीक है। आफ्टर दैट अगर हम बात करें इनके बीच में ये जो काफी सारा डिस्टेंस है बिटवीन द टू मार्जिनल लाइंस, सो लेट्स सपोज इसको हम क्या बोलते हैं, डी। इसको क्या बोलते हैं, डी। और डी हमेशा क्या होना चाहिए, डी मेरा मैक्सिमम होना चाहिए। अब मैक्सिमम क्यों होना चाहिए, मैक्सिमम इसलिए होना चाहिए, वो जो अभी हम मैथमेटिकली देखेंगे ना तो हमें और अच्छे से क्लासिफाई होगा, बट हम मैक्सिमम इसलिए रखते हैं कि हम अच्छे से क्लासिफाई कर सकें, ठीक है, डेटा पॉइंट्स को। अभी हम थोड़े और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उससे और अच्छा क्लासिफाई होगा, ठीक है। अगर मैं इस केस में बात करूं, ये मेरा एक सेकंड केस है, इस केस में बात करूं ये मेरा एक फर्स्ट केस हो गया, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या किया है, जो मेरा डेटा सेट ये था वही सेम डेटा सेट है, सेम कैटेगरी का डेटा सेट है, सेम डेटा सेट है, बट इसमें चेंज क्या है, चेंज मेरा यहाँ पर डिस्टेंस है। अब प्रॉब्लम ये आ सकती है या कंफ्यूजन या क्वेश्चन ये हो सकता है कि यहाँ पर जो मेरे द डिस्टेंस बिटवीन द टू मार्जिनल लाइंस is d dash, and here in this case the difference
between the distance between the two marginal lines is d. So what will we choose? So which one will choose? ठीक है, तो हम d को चूज करें या d डैश को चूज करें? ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को या इस क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है कि जहां पर जो भी डिस्टेंस मेरा सबसे ज्यादा होगा, यानी कि इफ d डैश ग्रेटर देन इक्वल्स टू d, देन वी विल चूज d डैश। ठीक है, तो जो भी डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा मार्जिनल प्लेन्स के बीच में या मार्जिनल लाइन के बीच में, उसको हम क्या करेंगे, चूज करेंगे। तो हमें बस ये ध्यान होना चाहिए कि जो हमारा डिस्टेंस है वो सबसे ज्यादा होना चाहिए, मैक्सिमम डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, सो ये केस हुआ 2D प्लेन्स के। अगर हम बात करें 3D प्लेन के लिए, सो 3D प्लेन के लिए कैसे कह सकते हैं, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। सो इन केस ऑफ 3D प्लेन, तो 3D प्लेन में हम किस तरह से मार्जिनल लाइंस को और बेस्ट फिट लाइन को क्रिएट कर सकते हैं। सो हमें पता है कि मल्टी डायमेंशन जो हमारा 3D प्लेन्स होते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, हम हाइपर प्लेन्स क्रिएट करते हैं। सो ये हो गया मेरा हाइपर प्लेन। ओके, और हाइपर प्लेन के बाद ये जो मेरे अब 2D के केस में क्या कर रहे थे, हम मार्जिनल लाइंस क्रिएट कर रहे थे। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम मार्जिनल प्लेन्स, यहाँ पर क्या आएगा मेरा, मार्जिनल प्लेन्स। ओके, सो 3D के केस में ये होता है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं और कुछ और कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। ओके, सो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं, ठीक है, जो हमारे काफी सारे क्वेश्चंस को क्लियर कर सकता है, जिसे हम बोलते हैं सॉफ्ट मार्जिन एंड हार्ड मार्जिन इन सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर। ओके, सो इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब इसमें क्या हुआ, ये मेरा फर्स्ट कैटेगरी ऑफ डेटा हो गया एंड दिस वन इज सेकंड कैटेगरी ऑफ डेटा। ओके, यही मेरी बेस्ट फिट लाइन हो गई, मार्जिनल लाइन भी हो गई। ओके, ये सारा क्लियर हो गया। अब ये सॉफ्ट मार्जिन और हार्ड मार्जिन होता क्या है एक्चुअल, इसको देखते हैं। ठीक है, सो अगर हम बात करें कि हमारा डेटा कैसा है, बिल्कुल क्लासिफाइड है। ओके, मतलब कोई भी मिस क्लासिफिकेशन है ही नहीं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये मेरा एक, यहां पर मेरा एक डेटा सेट है। ओके, एंड सेकंड वन इज डेटा सेट इज दिस। सो ये मेरा सेकंड डेटा सेट है और मैंने क्या किया, मैंने एक बेस्ट फिट लाइन को क्रिएट किया, ड्रॉ किया बेस्ट फिट लाइन को, और उसके साथ साथ मैंने मार्जिनल प्लेन्स को भी लिया या मार्जिनल लाइंस को भी लिया, मार्जिनल लाइंस को भी लिया। अब यहां पर आप देख सकते हो कि ये वाला डेटा सेट इज कंप्लीटली कह सकते हैं कि बहुत अलग है। अलग इन द सेंस कि इसमें कोई मिस क्लासिफिकेशन नहीं हो रहा। मिस क्लासिफिकेशन का मतलब हो गया कि इस कैटेगरी का डेटा यहां पर नहीं है और इस कैटेगरी का डेटा यहां पर कोई डेटा नहीं है। सो यानी कि ये बिल्कुल सेपरेट है, एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट है। कोई भी मतलब एरर नहीं है, कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है। ओके, सो उस चीज को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं हम हार्ड मार्जिन। उसको क्या बोलते हैं, हम हार्ड मार्जिन बोलते हैं। सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं नन ऑफ द डेटा पॉइंट आर मिसक्लासिफाइड, यानी कोई डेटा मिसक्लासिफाइड नहीं है। सो उसको बोलते हैं हम हार्ड मार्जिन। ओके, ये हमारी चीज समझ में आ चुकी है। सो हार्ड मार्जिन हम किसे कहते हैं। ओके, बट एक प्रॉब्लम ये भी है कि अगर हम रियल वर्ल्ड सिनेरियो में देखें, अगर हम रियल वर्ल्ड सिनेरियो में देखें तो हमारा जो डेटा सेट होता है वो क्लासिफाइड तो मिलता नहीं है हमें, प्योर क्लासिफाइड तो मिलना इम्पॉसिबल है। क्या है, इम्पॉसिबल है। तो हमें डेटा सेट किस तरह का मिलता है, हमें जो डेटा सेट मिलता है वो मिलता है हमें जिसमें कुछ मिसक्लासिफिकेशंस हो, कुछ एरर्स हो। एरर्स इन द सेंस कि जो डेटा है वो ओवरलैप हो, एज लाइक दैट कि फर्स्ट कैटेगरी ऑफ डेटा इज ओवरलैपिंग विद द सेकंड कैटेगरी ऑफ डेटा। ओके, सो उस कैटेगरी को क्या कहते हैं, उस चीज को, यानी कि उस जब हमारा डेटा ओवरलैप कर जाए या कुछ एरर्स हो। ओके, सो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम सॉफ्ट मार्जिन। उसको क्या बोलते हैं हम, सॉफ्ट मार्जिन। और रियल वर्ल्ड सिनेरियो में ना हमारे पास जो डेटा आता है वो सॉफ्ट मार्जिन डेटा आता है, यानी कि क्लासिफाई उसमें जो है मिस क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा होता है, यानी कि जो डेटा सेट है वो ओवरलैप हो सकता है, उसमें एरर हो सकती है, यानी मिस क्लासिफाइड डेटा हमें मिलता है। तो
So we can say that soft margin is nothing but so some data points are misclassified or some errors which is called soft margin. So finally हमें ये चीज समझ में आ गई कि सॉफ्ट मार्जिन क्या है एंड हार्ड मार्जिन क्या है. ओके, सो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं और हम क्या करने वाले हैं, हम अपना मैथमेटिक्स जितना भी बिहाइंड द सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर, इसके पीछे जितना भी मैथमेटिक्स है, ओके, उसको देख लेते हैं. अब मैथमेटिक्स जानना क्यों जरूरी है? मैथमेटिक्स जानने से हमें ये बेनिफिट होता है कि हमें पता चलता है कि इंटरनली चीजें चल कैसे रही हैं. ओके, सो इंटरनली चीजें चल कैसे रही हैं जिससे कि हमें जब हम प्रैक्टिकली करते हैं इन चीजों को तो हम उन्हें समझ जाते हैं कि ये चीज इस तरह से हो रही थी और हमें ये ऐसे ये जो फॉर एग्जांपल कि मैं हाइपर ट्यूनिंग कर रहा हूँ कुछ भी चीज या फिर कोई पैरामीटर डाल रहा हूँ या मेरा डेटा सेट मिसक्लासिफाई है, सो उसको सेपरेट कर रहे हैं, उसको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में सेपरेट कर रहे हैं, तो वो चीजें हो कैसे रही हैं. सो मैथमेटिक्स इसलिए काफी ज्यादा जरूरी होता है एल्गोरिथम्स. ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपना सपोर्ट वेक्टर मशीन का. उसमें भी सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर का मैथमेटिकल इंट्यूशन को जानने के लिए. ओके, सो उसको देख लेते हैं. सो यहाँ पर मैंने सारी चीज रख रखी है, उसको समझते हैं कि किस तरह से ये काम हो रहा है. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया कि ये मेरे पास एक 2D प्लेन लिया इस तरह से. ओके, अब यहाँ पर ये जो हो गई ये मेरी एक बेस्ट फिट लाइन हो गई. ये क्या हो गया, मेरा लाइन हो गया. ये कह सकते हैं ये एक मेरी लाइन हो गई. ओके, ओके, उसके बाद क्या हुआ, अब हमें पता है कि एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है. व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन. तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, ऑलरेडी हम ये चीज सारी पढ़ चुके हैं इन केस ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन. सो इन सब चीजों में एल्गोरिथम्स में हम ऑलरेडी देख चुके हैं इन चीजों को, बट हम थोड़ा सा और देख सकते हैं. सो ये होती है y इक्वल्स टू mx प्लस सी. ओके, बट इसे हम इन केस ऑफ थीटा थीटा नॉट के केस में लिख सकते हैं. सो काफी सारे रिसर्च पेपर या आप काफी सारी बुक्स को जब देखोगे ना, तो उसमें एसवीएम के कॉन्सेप्ट या डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स यूज कर रखे हैं. यहाँ पर जैसे कि मैं अगर लूं तो थीटा नॉट एंड प्लस थीटा वन एक्स वन इस तरह से रिप्रेजेंट कर रखा है फाइनली. ओके, अगर मैं इस वाले इक्वेशन को y इक्वल्स टू mx प्लस c को मैं इस केस में लिखता हूं. अब इस केस में कैसे लिखा, मैं लिख रहा हूं ax प्लस by प्लस c. अब इसको मैंने क्या किया, by इक्वल्स टू माइनस ax माइनस c. अब मुझे ना इसी ये जो फॉर्मेट है इसी में लेके आना है, तो मैं कैसे करूंगा, तो मैंने क्या किया, y इक्वल्स टू माइनस a अपॉन बी इंटू एक्स माइनस सी अपॉन बी. सो अगर आप देखोगे ना, ये वाला क्या हो गया, ये वाला बन गया आपका m. ओके, एंड ये वाला क्या होगा, ये हो गया आपका कैपिटल C यानी इंटरसेप्ट. तो देखो ये y इक्वल्स टू mx प्लस c के उसी फॉर्मेट में आ गई. सो अब हम आगे क्या यूज करने वाले हैं, आगे हम इसी को यूज करने वाले हैं. सो अब आगे चलते हैं. अब ये क्या हुआ, यहाँ पर इन केस ऑफ अगर हमारे पास मल्टीपल फीचर्स आ जाते हैं, अभी तो यहाँ पर क्या है, x और x1 x2 करके या x या y करके कोई फीचर्स है. ओके, बट इन केस ऑफ मल्टीपल फीचर्स तब क्या होता है, तब देखो अगर मैं थीटा थीटा वन थीटा टू की जगह मैं क्या कर देता हूँ, w1 w2 w3 इस तरह से रिप्रेजेंट कर देता हूँ. सो क्या होता है, सो ये इक्वेशन हो गई हमारी जो हमारे मल्टीपल फीचर्स होते हैं, मल्टीपल फीचर्स के लिए. सो ये इक्वेशन अगर हम देखें यहाँ पे मिल कैसे रही है, तो वो इस तरह से हो सकते हैं कि अगर मैं W के पैरामीटर्स को लेता हूँ तो W के कितने हो सकते हैं, W1 W2 W3 अगर मैं 3 तक ही लेता हूँ, और X के क्या हो सकते हैं, X1 X2 X3 हो सकते हैं फाइनली. ओके, सो अगर मैं इनकी अगर हमने लीनियर अलजेब्रा ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लीनियर अलजेब्रा में हम क्या कर सकते थे, हम करते थे मल्टीपल मल्टीप्लीकेशन. हम क्या करते हैं, लीनियर मल्टीप्लीकेशन. सो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, लीनियर अलजेब्रा में. तो हमें क्या वैल्यू मिलती है, तो अगर मुझे ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो W है उसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा. तो जब मैं ट्रांसपोज W1 W2 W3 मतलब रो का कॉलम कॉलम का रो, सो W1 W2 W3 को मैं क्रॉस मतलब डॉट प्रोडक्ट करता हूँ या फिर मैं कह सकता हूँ कि मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ, तो मेरे को फाइनली वैल्यू ये मिलने वाली. अब ये वैल्यू इस
सेम एज द दिस वैल्यू। ओके, सो अब ये b क्या है, b हमारा बायस, ये हमारा ऑलरेडी साथ चलेगा। सो अगर मैं बोलूं इन केस ऑफ w, सो w के केस में अगर मैं अपनी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता हूं, आगे भी मैं इसी को यूज करने वाला हूं। सो मैं क्या कैसे कैसे कह सकता हूं कि y इक्वल्स टू w ट्रांसपोज x प्लस b। सो ये y इक्वल्स टू mx प्लस c से हमने क्या किया, हमने इस फॉर्म में अपनी इक्वेशन को कन्वर्ट कर लिया। अब आगे क्या करने वाले हैं, सो ये हो गई हमारी इक्वेशन, और आगे क्या करने वाले हैं, आगे हम इसी को यूज करने वाले हैं। सो मैंने स्ट्रेट लाइन, ये जो मेरी लाइन है, यहां से चली हम स्ट्रेट लाइन से, और मैंने क्या फाइंड आउट कर लिया, मैंने अपनी इक्वेशन को, जो मेरी स्ट्रेट लाइन है उसकी इक्वेशन को मैंने इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया। सो अगर आप फाइनली देखोगे तो ये मेरी एक इक्वेशन होगी W ट्रांसपोज x प्लस बी इक्वल्स टू 0। ओके, यहां तक चीजें हमारी समझ में आ गई। अब हमारा मेन एम क्या है, हमारा मेन एम है डिस्टेंस को लेकर। अब डिस्टेंस को लेकर क्यों, हमें देखना है कि डिस्टेंस विद द पॉजिटिव मैग्नीट्यूड और विद द नेगेटिव मैग्नीट्यूड, किस केस में। फॉर एग्जांपल कि मेरा एक डेटा पॉइंट आता है इधर, फॉर एग्जांपल ये 4,3 इस तरह से एक डेटा पॉइंट है। सो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, ये जो डेटा पॉइंट है वो किस कैटेगरी के अंदर आएगा, ये जानना इंपॉर्टेंट है। अब उसे जानने के लिए हम क्या करेंगे, उसे जानने के लिए हमें कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। इन केस ऑफ डिस्टेंस, हमें सबसे पहले डिस्टेंस को समझना पड़ेगा। डिस्टेंस इन द सेंस कि ये नेगेटिव डिस्टेंस, नेगेटिव इन द सेंस कि नेगेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस एंड पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस। सो अगर हम जान सकते हैं कि ये नेगेटिव इस डिस्टेंस जो हमारा, फॉर एग्जांपल ये -4,0 है। सो अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने क्या लिख रखा है, नेगेटिव। अब इसे भी देखेंगे कि नेगेटिव कैसे। सो यहाँ पर हम जान सकते हैं कि ये डेटा ऑफ कैटेगरी, ये पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर आ सकता है। सो अगर आप यहाँ पे देखिए पॉजिटिव, यानी कि ये जो मेरा डेटा सेट, ये डेटा पॉइंट है, ये एक पर्टिकुलर अनदर पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमें ये डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट जाना बहुत जरूरी है। सो उसे देख लेते हैं। सो अगर हम यहाँ पे ऑलरेडी लाइन है, ओके। अब हमने क्या किया, हमने एक वेक्टर लिया और वेक्टर को ऐसे ड्रॉ किया। अब हमें पता है किसी भी लाइन के ऊपर, ठीक है, हम जब वेक्टर को ड्रॉ करते हैं, सो वेक्टर का एंगल क्या बनता है, इधर 90 डिग्री। फाइन, हमेशा 90 डिग्री। ओके, सो अगर लेट सपोज मैं कहता हूं कि यहां पर क्या होने वाला है, मेरा डेटा पॉइंट किधर है, -4,0, इस तरह से मेरा डेटा पॉइंट है। ओके, सो अगर मुझे इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो मैं कैसे डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकता हूँ। सो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए मैं सिंपल क्या करूंगा, मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना है, मैं देखूंगा इसका एंगल। ओके, मैं देखूंगा इसका एंगल। अब मुझे, मैं एंगल से फाइंड आउट कर सकता हूँ। अगर मैं इसके लिए कुछ केसेस लिखता हूँ, हम इसमें अंदर ज्यादा नहीं जाएंगे कि हम वेक्टर से कंप्लीटली डिफरेंट थिंग है, ठीक है। और इसमें जो यूज होता है, जो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, वो होता है यूक्लिडियन डिस्टेंस फॉर्मूला। यूक्लिडियन डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, अभी थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अभी इसमें देखेंगे कुछ पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, मतलब इससे कंक्लूजन क्या निकल सकता है। ओके, कंक्लूजन क्या निकल सकता है, कंक्लूजन देख लेते हैं। सो कंक्लूजन ये हो सकता है, फर्स्ट वी हैव यूजिंग स्ट्रेट लाइन। सो हम क्या कर रहे हैं, हम स्ट्रेट लाइन को यूज कर रहे हैं। अब स्ट्रेट लाइन क्या कर रहे हैं, हम स्ट्रेट लाइन को यूज कर रहे हैं जिसकी इक्वेशन क्या है, W ट्रांसपोज ऑफ x प्लस बी इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है हमारा, इफ हम क्या कर सकते हैं, हम डेटा को, हम कोई भी न्यू टेस्ट डेटा आता है उसको हम डायरेक्टली हम समझ सकते हैं कि ये किस कैटेगरी को बिलोंग कर सकता है। कैसे, यानी कि अगर हम जान लें कि ये जो अगर हम इसका डिस्टेंस फाइंड आउट कर लें और डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड नेगेटिव आ रहा है, तो हम कह सकते हैं पर्टिकुलर किसी भी एक कैटेगरी को बिलोंग करता है। और इस केस में देखें, अगर हमारा पॉजिटिव आ रहा है डिस्टेंस, यानी पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस आ रहा है, तो हम कह सकते हैं ये अनदर पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग करता है। सो उस चीज को कैसे जान सकते हैं, सो अगर मैं लिखता हूं इफ थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, if theta greater than 90 degree, then
अगर मैं इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करें तो डिस्टेंस विल बी नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि जो डेटा पॉइंट है वो अंडर द प्लेन विल बी नेगेटिव। यानी कि मैं कहना चाहता हूं कि अगर इस केस में यहां पर देखो -4,0 देखेंगे आप, तो यहां तक हो गया आपका 90 डिग्री। दिस वन इज 90 डिग्री। ओके, अगर इसका एंगल अगर आप यहां से चेक करोगे ऐसे, तो ऑब्वियसली ये ग्रेटर देन 90 जाने वाला है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर मेरा एंगल ग्रेटर देन 90 जाता है तो वो कहां पर लाई करेगा? अंडर द प्लेन। ये जो प्लेन है, ये जो लाइन है मेरी, स्ट्रेट लाइन, उसके अंडर बिलोंग करेगा। अगर उसके अंडर बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब कह सकते हैं कि इफ द थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री देन द डिस्टेंस विल बी क्या? नेगेटिव। डिस्टेंस नेगेटिव का मतलब डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड नेगेटिव। सो अगर डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड नेगेटिव मिल रहा है तो हम क्या कह सकते हैं? हम इस केस में कह सकते हैं इट मीन्स द डेटा पॉइंट, जो हमारा डेटा पॉइंट है अंडर द प्लेन विल बी negative distance, negative distance in case of magnitude of distance, magnitude wise। फाइन, ये मेरा एक पॉइंट हो गया। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। सो अगर आप, अब क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि ठीक है, अगर हमारा थीटा ग्रेटर देन 90 हो गया तो हम कह सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड है डिस्टेंस का किसी भी एक डेटा पॉइंट के लिए वो नेगेटिव है, तो हम समझ जाएंगे कि हाँ एक पर्टिकुलर डेटा कैटेगरी को बिलोंग करता है। बट मान लो कि अगर ग्रेटर देन नहीं हुआ और लेस देन 90 डिग्री हुआ या इक्वल 90 डिग्री हुआ, तब उस केस में क्या होगा? तो उसके लिए भी एक और पॉइंट है। उसके लिए पॉइंट क्या हो सकता है? सो उसके लिए पॉइंट क्या हो सकता है? उसके लिए पॉइंट ये हो सकता है। सो अगर मैं यहाँ पर सेकंड पॉइंट को क्रिएट करता हूँ, बताता हूँ कि इफ थीटा लेस देन इक्वल्स टू 90 डिग्री, if theta less than equals to 90 degree, then if theta less than equals to 90 degree, then जो डिस्टेंस है, then जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? will be positive। पॉजिटिव मतलब, पॉजिटिव मीन्स जो डेटा पॉइंट है, जो डेटा पॉइंट है above the plane will be positive distance। पॉजिटिव डिस्टेंस का मतलब मैग्नीट्यूड वाइज, ये क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड वाइज। सो ये पॉइंट हमारा समझ में आ गया है। ओके, ठीक है, तो यहां तक इतना हमें हमें क्या हुआ? क्लियर हो चुका है। फाइन, अब थोड़ा और आगे चलते हैं। सो यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि अगर डेटा पॉइंट्स अंडर द प्लेन होगा या अंडर द लाइन होगा तो ये इसका जो मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड होगा वो नेगेटिव होने वाला है, ठीक है, और वो डेटा पॉइंट है उसका डिस्टेंस क्या होने वाला है? नेगेटिव, मैग्नीट्यूड वाइज नेगेटिव होने वाला है। और अगर अबव द प्लेन है तो अबव द प्लेन के लिए क्या होगा? उसका पॉजिटिव होने वाला है। सो हम समझ जाएंगे कि हाँ ये इस कैटेगरी में बिलोंग कर सकता है, अनदर कैटेगरी में बिलोंग कर सकता है। फाइनली अभी हम थोड़ा और देखेंगे, जब हम प्रैक्टिकली सारी चीजों को देखेंगे ना तब और समय हमें क्लियर हो जाएगा फाइनली, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा एक और टॉपिक समझ लेते हैं। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा मार्जिनल प्लेन इन एसवीसी। अब मार्जिनल प्लेन को देख लेते हैं। इसमें क्या है, हम देख सकते हैं कि जो हम मार्जिनल प्लेन बना रहे हैं वो बेस्ट मार्जिनल प्लेन कब हो सकता है? बेस्ट मार्जिनल प्लेन हम इन केस ऑफ लॉजिस्टिक या लीनियर रिग्रेशन के केस में क्या कर देते हैं हम? बेस्ट जो हमारी बेस्ट लाइन थी, है ना, बेस्ट फिट लाइन थी, उसको क्रिएट करने, उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि हमारी बेस्ट फिट लाइन क्या हो सकती है। उसी तरह से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मार्जिनल प्लेन्स को फाइंड आउट करेंगे कि बेस्ट मार्जिनल प्लेन कब हो सकते हैं। ओके, सो उसको देख लेते हैं। सो मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये मेरी एक बेस्ट फिट लाइन होगी डब्ल्यू टी एक्स प्लस बी यानी स्ट्रेट लाइन हो गई, और ये जो मेरे मार्जिनल प्लेन्स हैं इनकी कोई ना कोई इक्वेशन होगी, तो उनकी इक्वेशन भी क्या होगी?
इसको मैंने क्या किया, +1 कर दिया, इसको क्या किया, -1 कर दिया। +1 क्यों कर दिया कि कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा ना, कोई भी अगर मेरा पॉइंट आता है, लेट्स सपोज मेरा यहीं पे एक पॉइंट आ रहा है, न्यू डेटा पॉइंट, सो इसका कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा ना। यही क्या बताता है यहाँ पर, जो डिस्टेंस होता है ये बताता है हमें कि कितना डिस्टेंस होगा बिटवीन द मार्जिनल प्लेन्स। ओके, उसको और अच्छे से समझते हैं। लेट्स सपोज कि मेरा एक डेटा पॉइंट था यहाँ पर, तो इस डेटा पॉइंट के कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होंगे। लेट्स सपोज ये मेरा P1 डेटा पॉइंट था। ओके, सो इसको या तो मैं x मान लूं, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो इसके डेटा पॉइंट होंगे, कोऑर्डिनेट तो होंगे ना। ऐसे ही मेरा P2 हो गया, इसके कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट तो होंगे ना। इधर P2 हो गया, लेट्स सपोज मैं मान लेता हूँ, या फिर मैं मान लेता हूँ ये मेरा P1 हो गया, ये मेरा P2 हो गया, फाइन। तो इसके लिए क्या बनाते हैं, इसके लिए हम इसके अकॉर्डिंग हम एक इक्वेशंस बनाते हैं। सो लेट सपोज मैंने क्या किया, जो अगर इस लाइन से अबव होगा या इस लाइन से इस लाइन पर होगा, तो उसको मैंने +1 कर दिया, और इसके नीचे जो होगा मैग्नीट्यूड वाइज, इसको मैंने क्या कर दिया, -1 कैटेगरी में डाल दिया। इस तरह से समझ सकते हैं कि मैंने क्या किया, इसको -1 कैटेगरी में डाल दिया, और इसको मैंने क्या किया, +1 कैटेगरी में डाल दिया, फाइन। अब इन दोनों का यूज करके हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। हम क्या करेंगे, इन दोनों के जो मार्जिनल प्लेन्स है उनको इनका डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, क्योंकि डिस्टेंस से हमें पता चलता है कि किस तरह से क्लासिफाइड हो रहा है डेटा को, डेटा को किस तरह से या किस कैटेगरी में हमें क्लासिफाई करना है फाइनली। ओके, तो मैंने क्या किया, इसको फर्स्ट इक्वेशन माना, इसको सेकंड इक्वेशन माना। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को मैंने सॉल्व किया। अब सॉल्व करने के बाद मुझे क्या मिला, सॉल्व करने के बाद मुझे ये इक्वेशन मिली फाइनली। मुझे जो इक्वेशन मिली, मुझे यहाँ से जो इक्वेशन मिली वो मिलती है मेरे पास, W ट्रांसपोज x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 2, ये मिलती है। अब मुझे क्या करना है, ये मेरा, अब ये जो 2 है ये मेरा आया डिस्टेंस बिटवीन द मार्जिनल प्लेन्स, यानी मार्जिनल लाइंस के बीच का डिस्टेंस मुझे मिला। अब मुझे क्या करना है, इसे मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज करना है, तो मैक्सिमाइज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमाइज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरा W था, ओके, तो जो मेरा वेक्टर है, वेक्टर को क्या करेंगे हम, वेक्टर के मैग्नीट्यूड से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये क्या होता है, मेरा यूनिट वेक्टर। क्यों डिवाइड कर रहे हैं ये भी अभी देख लेंगे, ठीक है। अब इससे क्या होगा, मेरे को मैक्सिमम डिस्टेंस मिल जाएगा बिटवीन द मार्जिनल प्लेन्स, और हमें यही तो चाहिए था। हमें क्या चाहिए था, मैक्सिमम डिस्टेंस चाहिए था बिटवीन द टू मार्जिनल लाइंस या मार्जिनल प्लेन्स। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको कॉस्ट फंक्शन के बेस पर देख लेते हैं कि इसका अगर हम कॉस्ट फंक्शन बनाए, इसका हम क्या करें, इसका हम कॉस्ट फंक्शन बनाए तब क्या होता है। सो कॉस्ट फंक्शन क्यों करते हैं, हमें क्या करना होता है, जो डिस्टेंस होता है उसको मैक्सिमाइज करना होता है। सो मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करते हैं, हम हाइपर ट्यूनिंग करनी पड़ती है। इन लास्ट जो एल्गोरिथम्स है मेरे, उनमें मैंने क्या किया था, जब हम बेस्ट फिट लाइंस को क्रिएट कर रहे थे, तो बेस्ट फिट लाइन को बेस्ट फिट लाइन को जो सबसे बेस्ट है उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें हाइपर ट्यूनिंग करनी पड़ रही थी। उसके लिए हमने कॉस्ट फंक्शन बनाया था, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को रख के हम डिफरेंट डिफरेंट लाइंस को फाइंड आउट करते हैं, और उनके बेस पे, हाइपर ट्यूनिंग के बेस पे, तब हम देखते हैं कि कौन सी बेस्ट फिट लाइन हमारे लिए सबसे अच्छी है। सो उसी केस को लेते हुए, देखो उसी से कनेक्टेड है, तो इस यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम मैक्सिमाइज करने के लिए अपने डिस्टेंस को हम हाइपर ट्यूनिंग कर रहे हैं। यानी कि हम वैल्यूज को, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को पुट करके देख रहे हैं, हम चेंज करके देख रहे हैं वैल्यूज को कंटिन्यूअसली, W एंड V की वैल्यूज को चेंज करके देख रहे हैं कंटिन्यूअसली, ठीक है। सो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास ये डिस्टेंस आया, तो इनको हम बार बार कंटिन्यूअसली चेंज करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारे पास जो डिस्टेंस होगा बिटवीन द मार्जिनल प्लेन वो मैक्सिमम मिलेगा। ओके, सो मेस्ट हमारे पास क्या होगा, बेस्ट जो डिस्टेंस होगा, यानी कि जो सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस होगा वो हमें मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट फंक्शन। ओके, अब इसके लिए मैंने एक कंस्ट्रेंट तैयार किया। कंस्ट्रेंट इसके लिए क्या हो सकता है, जो मेरी कंडीशन है वो क्या हो सकती है, ये हो सकती है yi ऑफ, हमें क्या मिलने वाला है, +1 मिलने वाला है। +1 कब मिलेगा, अब यहाँ पर देखें हम, +1 कब मिल रहा है, यानी पॉजिटिव कब मिल रहा है, जब हमारी जब हम कह सकते हैं कि हमारा डेटा पॉइंट कहाँ पर है, या तो वो मार्जिनल प्लेन पर है, या फिर इससे अबव है, या कह सकते हैं कि हमारी लाइन के अबव है। तो उसी केस को ध्यान में रखते हुए, इफ W ट्रांसपोज ऑफ x प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हुआ, तब मुझे +1 मिलेगा, और W ट्रांसपोज x प्लस बी लेस देन इक्वल्स टू 1 -1 हुआ,
या फिर कह सकते हैं लेस देन -1 हुआ, इक्वल नहीं लगाएंगे, लेस देन -1 हुआ तो हमें क्या मिलने वाला है, -1 मिलने वाला है। ओके, यहां तक हमें समझ में आ रहा है। ओके, देखो अभी आपको थोड़ा भी समझ में आ रहा है ना कि चीजें चल कैसे रही है, डिस्टेंस हम क्यों डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं या फिर हम डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें मतलब थोड़ी बहुत भी समझ में आ रही है ना, तो ये एनफ है, ये काफी है। इसी से ही हम क्या करेंगे, हम अच्छे से जो जो हम प्रैक्टिकली करेंगे ना, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हम क्यों कर रहे थे उन चीजों को, और ये बार बार ये आपको अपने आप ही रिकैप हो जाएंगे जो हम प्रैक्टिकली करेंगे इस चीजों को। फाइन, अब इसके लिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब क्योंकि क्योंकि हमारे पास अब हमने क्या किया है, डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लिया है, डिस्टेंस से हमने पता कर लिया है कि किस तरह से हमें क्लासिफाई करना है, किस कैटेगरी में क्लासिफाई करना है उस डेटा पॉइंट को, जो भी हमारा न्यू डेटा पॉइंट आता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं डेटा एक इक्वेशन बनाता हूँ, सो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि फॉर ऑल करेक्टली क्लासिफाइड डेटा पॉइंट, हमने क्या किया, डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लिया है, इससे हमें पता चल रहा है, ठीक है, +1 -1 से पता चल गया डिस्टेंस से भी कि कौन सी कैटेगरी में जाने वाला है, यानी कि कैटेगरी जो हमें पता चल रहा है कि और हम डेटा को उस कैटेगरी में हम पहुंचा रहे हैं, तो इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है कि हम डेटा को क्या कर रहे हैं, क्लासिफाइड कर रहे हैं ऑलरेडी। तो क्लासिफाइड मतलब हमारा मोस्टली डेटा क्या हो जाएगा, क्लासिफाइड हो जाएगा। तो उसके लिए हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं, इसको और अपडेट कर सकते हैं। सो फॉर ऑल करेक्टली क्लासिफाइड डेटा पॉइंट्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, वाई आई मल्टीप्लाई डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स प्लस बी। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कैसे कर दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 1? सो अगर मैं इन केस ऑफ यहाँ पर देखता हूँ कि +1 इंटू 1, यानी मेरा डिस्टेंस क्या आ रहा है, +1 आ रहा है। ओके, और अगर मैं यहाँ पर देखूं अबव, यानी कि अबव है, तो +1 इंटू 1 क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये भी फिर भी यहाँ पर भी पॉजिटिव 1 आ रहा है। अगर मैं इस केस में देखूं -1 इंटू -1, तब भी क्या आ रहा है, +1 आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फाइनली फॉर क्लासिफाइड डेटा के लिए जो क्लासिफाइड हो चुका है, यानी प्योर क्लासिफाइड डेटा के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर एक इक्वेशन बना दी, जिससे क्या होगा, फाइनली मुझे +1 मिल जाएगा। ज्यादा अंदर तक जाने की कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। फाइनली चीजें कैसे चल रही हैं, बस ये इंपॉर्टेंट है। थोड़ा थोड़ा सा बस हमें पता होना चाहिए कि चीजें चलेंगी कैसे, फाइनली हम करने क्या वाले हैं। ओके, अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। सो अगर हम देखें एक और टॉपिक, मॉडिफाइड कॉस्ट फंक्शन की, मॉडिफाइड कैसे कर सकते हैं कॉस्ट फंक्शन को, तो किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमें इंक्रीज करना हो, मतलब हमने डिस्टेंस को हमें मैक्सिमम करना हो, तो मैक्सिमम करने के लिए हमें इनको W और B को कंटिन्यूसली क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अगर हम इसके अपोजिट सोचें कि अगर मुझे मिनिमाइज करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो मैं इसे रिवर्स कर दूंगा। ओके फाइन, मैं इसे क्या करूंगा, रिवर्स कर दूंगा। और इसके अकॉर्डिंग मैं अब अगर कोई कंस्ट्रेंट तैयार करूं, तो मेरे पास वैल्यूज क्या आ जाएंगी, यो सेम मेरे पास कंस्ट्रेंट तैयार हो जाएगा। ओके फाइन, अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज है। इंपॉर्टेंट चीज क्यों है, क्योंकि हम खेलने वाले हैं सॉफ्ट मार्जिन डेटा सेट के। सॉफ्ट मार्जिन का मतलब है कि जो डेटा सेट जिसमें एरर्स हो, जिसमें डेटा सेट क्या हो रहा हो, डेटा पॉइंट्स ओवरलैप कर रहे हो, तो उस तरह के डेटा सेट को हम देखने वाले हैं। सो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज पड़ जाती है। तो इसके लिए हम क्या करें, कॉस्ट फंक्शन को बनाने की तैयारी करते हैं कि कॉस्ट फंक्शन किस तरह से बना सकते हैं। तो कॉस्ट फंक्शन ऑफ सॉफ्ट मार्जिन इन एसवीसी, इसको देख लेते हैं। सो इसमें क्या होगा, इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट हमने क्या किया, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरी एक बेस्ट फिट लाइन हुई। अब बेस्ट फिट लाइन के साथ क्या हुआ, मेरे मार्जिनल लाइंस भी हुई, जो कि क्लासिफिकेशन के लिए हमें हेल्प करेंगी कि किस डेटा को किस तरह से क्लासिफाई करना है। अब कॉस्ट फंक्शन में मैंने क्या किया, ये मेरा सेम है, जो मेरा कॉस्ट फंक्शन था वो सेम है, बट मैंने क्या किया, इसमें कुछ जो पैरामीटर्स है उनको मैंने यूज किया। इसमें मैंने क्या यूज किया, सी ऑफ आई, ये हो गया मेरा हाइपर पैरामीटर। अभी हम देखेंगे सी ऑफ आई समेशन आई इक्वल्स टू 1 टू n, एंड इसे बोलते हैं हम ईटा ऑफ आई। अब ईटा ऑफ आई क्या है, ये भी चीज देख लेंगे। ये सब हम क्या कर रहे हैं, इसमें ऐड कर रहे हैं कॉस्ट फंक्शन में, क्योंकि हमें क्या करना है, सॉफ्ट मार्जिन के लिए कॉस्ट फंक्शन तैयार करना है। ओके, सो अगर हम बात करें इसकी, तो लेट सपोज कि ये मेरा एक डेटा पॉइंट हो गया,
अब ये क्या करें, ये लेट सपोज मैं इसे फर्स्ट कैटेगरी का मान लेता हूँ, इसे सेकंड कैटेगरी का मान लेता हूँ। सो मेरा फर्स्ट कैटेगरी का डेटा सेकंड कैटेगरी के डेटा सेट की तरफ, यानी डेटा से ओवरलैप होने की कोशिश कर रहा है इस केस में। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ये जो मेरा सेकंड कैटेगरी का डेटा था वो मेरा फर्स्ट कैटेगरी के डेटा से ओवरलैप करने की कोशिश कर रहा है। ओके, यानी कि सर कुछ ना कुछ एरर है, इसमें ओवरलैपिंग हो रही है। सो उस केस में हम क्या करेंगे, तो उस केस में हमें क्वेश्चन पुट अप हो सकता है कि फिर तो हमारा जो हम मॉडल को प्रिडिक्ट करने वाले हैं वो तो गलत प्रिडिक्शन देगा। बट क्या होता है यहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो मॉडल है वो समझ जाता है। वो समझ कैसे जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द हमारा जो डेटा सेट है वो तो यहाँ पर है। कुछ लेट सपोज यहाँ पर देखो तो 1, 2 और 3 फर्स्ट कैटेगरी का 3 डेटा पॉइंट्स मेरे सेकंड कैटेगरी में जा रहे हैं। और इस केस में देखें कि मेरे सेकंड कैटेगरी के डेटा सेट मेरे फर्स्ट कैटेगरी में जा रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं। तो यानी कुछ कुछ पार्टी तो जा रहा है, कुछ पार्टी तो उधर सेकंड कैटेगरी के साथ ओवरलैप कर रहा है, बट मोस्ट ऑफ द डेटा सेट तो मेरे पास है। मॉडल क्या सोचेगा, मोस्ट ऑफ द डेटा सेट मेरे पास है, मैं उससे ट्रेन हो जाता हूँ। और उसके अकॉर्डिंग मैं क्या देख लूंगा, मैं देख लूंगा कि किस तरह से मेरा डेटा पॉइंट उधर है, इसका मतलब ये इसी कैटेगरी का डेटा है। ओके, मैं इस तरह से प्रिडिक्शन कर दूंगा। तो उसी उसी चीज के चलते हुए, उसी चीज को देखते हुए हम क्या करते हैं, हम पैरामीटर्स यूज करते हैं। अब ये पैरामीटर्स क्या है, इस चीज को देख लेते हैं। तो सी ऑफ आई यानी कि हाइपर पैरामीटर, सी इक्वल टू, इन केस ऑफ अगर हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन या लीनियर रिग्रेशन की बात करें तो सी की वैल्यू होती है हमारी 1/λ। ओके, सो इसका मतलब क्या है, हाउ मेनी पॉइंट्स वी कैन कंसीडर फॉर मिस क्लासिफिकेशन, कि कितने पॉइंट्स हैं जिन्हें हम कंसीडर करते हैं मिस क्लासिफिकेशन के लिए। लेट सपोज कि यहाँ पर अगर मैं बात करूं फर्स्ट कैटेगरी के डेटा सेट के लिए बात करूं कि यहाँ पे 1, 2 एंड 3, ठीक है, मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर 3 डेटा पॉइंट्स जो है वो मिस क्लासिफाई हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो मेरी सी की वैल्यू होने वाली है वो यहाँ पर 3 होने वाली है। तो इसी तरह से अगर मैं बात करूं सेकंड कैटेगरी के डेटा, यहाँ पर बात करूं 1, 2 एंड 3, कह सकते हैं कि 4। तो अगर मैं बात करूं कि सेकंड कैटेगरी का 4 डेटा पॉइंट्स मेरे मिस क्लासिफाई हो रहे हैं फर्स्ट कैटेगरी के साथ, तो यहाँ पर मेरी सी आई की वैल्यू क्या होने वाली है, 4 होने वाली है। तो इस तरह से क्या हो जाएगी, वैल्यूज चेंज होती रहेंगी। अब जैसी चेंज होने के बाद हमें पता चलेगा कि ये जब हमारी सारी जो प्रॉब्लम्स या एरर्स है वो एडजस्ट हो जाएंगी, ठीक है, तो ये चेंज होना बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक। ओके फाइन, यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि सी आई क्या है, हाइपर पैरामीटर है। अब ईटा आई क्या है, ईटा आई का मतलब है समेशन ऑफ द डिस्टेंस, है ना, समेशन ऑफ द डिस्टेंस ऑफ इनकरेक्ट डेटा पॉइंट्स टू द मार्जिनल प्लेन्स। इसका मतलब ये है कि लेट सपोज ये मेरे येलो कलर के जो डेटा पॉइंट्स हैं इनका डिस्टेंस कितना है। अब येलो कलर इधर कैटेगरी में, फर्स्ट कैटेगरी है, तो इसका डिस्टेंस बिटवीन द डेटा पॉइंट्स एंड द मार्जिनल प्लेन्स इज कॉल्ड ईटा ऑफ आई। और इस पूरे को क्या बोलते हैं हम, हिंज लॉस। तो ये था मेरा ओवरऑल मेरा एसवीसी का मैथमेटिकल इंट्यूशन। हो सकता है काफी सारी चीजें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, नो प्रॉब्लम, बट हमें एट द एंड करना क्या है, हम जब हम प्रैक्टिकली चीजें को देखेंगे तो हमें सारी चीज ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगी, सारी चीजें ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगी। बट हमें यहाँ पर क्यों जानना था, मैथमेटिकल इंट्यूशन एक बार देखना इसलिए जरूरी था जिससे हम ये पता कर सके कि चीजें चल कैसे रही हैं, किस तरह से ये डेटा हम मार्जिनल प्लेन्स बनाएंगे। अब ये भी देखेंगे हम प्रैक्टिकली कि मार्जिनल प्लेन्स बनाते कैसे हैं। ओके, तो अभी जो हमारा सेकंड टॉपिक जो आने वाला है वो होगा सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन।